इस वीडियो को बिना किसी एडिटिंग के साथ बनाया गया है, तो इसके सीन्स आपके दिमाग में ऑलरेडी ही क्रिएट हो जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो लेट्स गेट एंजॉय द वीडियो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वीडियो को मैं एडिट कर सकूं, इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना। देखते हैं अगली बार से वीडियो एडिटिंग के साथ आती है या फिर बिना एडिटिंग के, मतलब एडिटिंग के, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना यार। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारी मेन स्टोरी लाइन पर हम लोग लौट के आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बैटल थ्रू द हेवन के एक और नोवेल एपिसोड में आपका स्वागत है, और ये वाला एपिसोड सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ऑक्शन शुरू हो चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी कई आइटम सोल्ड आउट हो चुके हैं। पर फाइनली जियान के मन की एक टेक्निक अब शो होती है, और ये एक रूलर टेक्निक थी। हम देखते हैं उस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन को, जो कि काफी ध्यान से उस सिल्वर प्लेट के ऊपर रखे स्क्रॉल को अपने हाथों में लेता है, और वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि ये रूलर टेक्निक, इसका नाम है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, और ये एक डी क्लास की मिडिल लेवल की टेक्निक है। इससे काफी टाइम पहले एक 6 जॉइंट दोजन ने क्रिएट किया था, और इसका यूज करके उन्होंने काफी समय तक इस कॉन्टिनेंट को डोमिनेट भी किया था। और ये रूलर टेक्निक ही वो टेक्निक थी जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक है, बस इशू यह है कि यह थोड़ी अनऑथेंटिकेटेड है। अब इसका नाम सुन के लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू हो गई थी। उसका सिंपल कारण यह था कि लोग यहाँ पर दोजन से बहुत ही ज्यादा दूर थे, और एक दोजन से रिलेटेड कोई भी चीज काफी ज्यादा कीमती होती है। इस वजह से लोग भले ही रूलर को अपने मेन वेपन की तरह यूज ना करते हो, पर फिर भी उस टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। अब जब इस टेक्निक को देख के जियान अचानक से खड़ा हो गया था, तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेता है। लिटिल फेरी डॉक्टर हंस के कहती है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि जियान एक बड़ी सी रूलर को कैरी करता है। और दूसरी बात ये है कि ये 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की है। तो खैर ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जियान इसमें इंटरेस्टेड होगा ही। तभी जियान उस स्क्रॉल की तरफ देखने लगता है गहरी नजरों से। लिटिल फेरी डॉक्टर का ये सवाल सुन के वो एक स्माइल के साथ नोट कर देता है, क्योंकि अब उसे हैवी रुआन रूलर को यूज करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, और जियान अपने वेपन को चेंज करने के मूड में भी नहीं था। लेकिन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के अलावा जियान के पास कोई और भी ऑफेंसिव टेक्निक नहीं थी। हालांकि जियान ने बहुत सारी टेक्निक को खुद ही रिलीज कर लिया था, पर वो फिर भी अभी काफी ज्यादा इमेच्योर था, और उनके यूजफुल बनने के लिए जियान को उन्हें कम से कम हजारों बार यूज करना पड़ेगा। और अब जियान को एक ऑफेंसिव टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तब ये 6 जॉइंट बॉडी रोलर फ्लोइंग टेक्निक अपीयर भी हो गई थी, और अब जियान एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेता है तो उसे भी पता नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन पे, जो कि इतनी सारी कन्वर्सेशन को सुन के उसके फेस पे भी स्माइल आ गई थी, और वो यहाँ पर एक ही बात सोच रहा होगा कि भाई पैसा ही पैसा होगा। वो इस रूलर टेक्निक की प्राइस को अनाउंस करते हुए कहता है कि इसकी इनिशियल बिडिंग स्टार्ट होगी 1,800,000 गोल्ड कॉइन से, और कोई भी 10,000 से कम नहीं हो सकती। अब ओल्ड मैन की ये बात जैसे ही फैलती है, तो हम कुछ देर के लिए वहाँ पर एक साइलेंस को फैलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे फैक्शंस के लिए ये काफी बड़ा अमाउंट था, और बड़े फैक्शंस अभी भी यहाँ पर इंतजार करना चाहते थे। और यही रीजन था कि इस साइलेंस का, पर इस कम्प्लीटली साइलेंस सिचुएशन से उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। हम अभी भी उसके चेहरे पे वो वर्म स्माइल को देख सकते हैं। ये साइलेंस करीब आधे मिनट तक चलता रहता है, जिसके बाद हमें सुनाई देती है एक आवाज, जहां पर हमारी पहली बिड थी 1,83,000 गोल्ड कॉइन की। ये बिडिंग प्राइस जस्ट अपेयर ही हुई थी, पर इसने लगता है इस चेन रिएक्शन को क्रिएट कर दिया है, क्योंकि फिर इसके बाद हम एक के बाद एक सभी आवाजों को सुन सकते हैं। अब 5 मिनट के बाद इस टेक्निक की प्राइस 1,08,000 तक पहुंच चुकी थी। अभी तक इस टेक्निक का ऑक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पर था। तभी एक आवाज आती है 2,50,000 गोल्ड कॉइन, और इस आवाज को सुन के इस ऑक्शन में काफी ज्यादा अप्रोर फैल गया था। अब इस ऑफकोर्स ये आवाज कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम देखते हैं लोगों को इस आवाज की डायरेक्शन में देखते हुए उन लोगों की नजरें एक यंग मैन पे जाके टिक जाती हैं, जिसने अभी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ब्लैक कलर के क्लॉथ्स में लपेट रखा था। ऑफकोर्स ये आवाज एक वीआईपी रूम से आई थी। अब ऑफकोर्स जिसने ये विट करी थी वो हमारा जियान ही था, क्योंकि इस 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। बस जियान अपने साथ ज्यादा गोल्ड कॉइन को लाया नहीं था, क्योंकि उसके सारे के सारे गोल्ड कॉइन को जोड़ दिया जाए तो करीब 3 मिलियन होंगे। लेकिन जियान जानता था कि यहाँ पर छोटी छोटी प्राइस को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जियान ने इस टेक्निक को अपना बनाने का सोच ही लिया था, तो वो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा हाई प्राइस को ऑफर करता है, सो दैट और लोगों की हिम्मत ना हो। अब जियान को स्पिल रिफाइनमेंट और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर ने कई लोगों का ध्यान इस वीआईपी रूम की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट करके रखा था। इस वजह से जियान जैसे ही अपना मुंह खोलता है, लोगों की निगाह वहीं पर
आके टिक चुकी थी। जियान तो बिहेव करता है जैसे कि उसने कुछ नोटिस ही ना किया हो। वक्त जियान का ध्यान बस उस ऑक्शन के स्टेज पर था और वो इस प्राइस को इंक्रीज करने का वेट करता रहता है, क्योंकि जियान को ये पता था कि इस बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक में कई वीआईपी सीट्स वाले लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि भले ही एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए 2,50,000 गोल्ड कॉइन एक बड़ी प्राइस हो, पर उन भयानक फैक्शंस के लिए ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में हमें सुनाई देता है 2,55,000 गोल्ड कॉइन। इस आवाज की तरफ जियान का ध्यान भी चला गया था। हम देखते हैं एक बड़े से मिडिल एज मैन को, जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम सा लग रहा था, और जब वो ऑक्शन स्टेज की तरफ देखता है तो हम उसकी आंखों में एक हीट को देख सकते हैं। लगता है जियान का ये खतरनाक कॉम्पिटिटर है। खैर अब ये जियान जान चुका था, इस वजह से जियान एक काम आवाज में कहता है 3 मिलियन। करंटली जियान के पास बस टोटल इतने ही गोल्ड कॉइन थे, पर इससे जियान को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो किसी भी पिल को अपनी स्टोरेज रिंग से निकाल देता है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली इस टेक्निक से बिल्कुल नीचे नहीं होने वाली है। पर फिर भी जियान उन पिल्स को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए छोड़ना चाहता था। इस वजह से जियान पिल्स को तभी निकालेगा जब उसके पास चॉइस नहीं बचेगी। अब जियान ने जिस तरीके से इसको बढ़ाया था, इससे उस मिडिल एज मैन का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो भी गुस्से में आके और इसको बढ़ाने ही वाला था। उसके पीछे खड़े हुए लोगों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि इस रूलर टेक्निक के लिए एक दोजोंग और एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ओपेंड करना कुछ भी सही बात नहीं है। जब इसके कंपेनियन उसे पूरी तरीके से रोक लेते हैं, तब वो अपने इस नशे से थोड़ा सा बाहर आ चुका था। उसका ध्यान जियान की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा भी दिखाई देता है, जिसपे अभी एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन था, और ये देख के वो पूरी तरह से कांपने लगा था। हम देखते हैं उसे दोबारा से अपनी सीट पर बैठते हुए। इस सिचुएशन को देख के वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन भी खुश था, क्योंकि भले ही 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक का प्राइस अभी भी ज्यादा नहीं हुआ हो, पर उसे ही पता था कि जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वजह से कोई ऑर्डिनरी इंसान उनके खिलाफ कोई भी बेट भी नहीं कर सकता। और वो जानता था कि उस पे यहाँ थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ेगा, मतलब लॉस झेलना पड़ेगा उसको। 3 मिलियन से कोई और ज्यादा प्राइस बढ़ाना नहीं चाहता। उसकी आवाज काफी टाइम तक यहाँ पे गूंजती रहती है। अब जिस तरीके से जियान ने उन दोनों बार बिट को किया था, ये बात क्लियर थी कि जियान इसे हर तरीके से ऑप्ट इन करना चाहता था। अब क्योंकि कोई ऑर्डिनरी इंसान जियान से कम्पीट नहीं कर सकता था, तो वीआईपी सीट्स वाले जियान के लेवल के एल्केमिस्ट्स के स्टेटस देख के उससे कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। और ऑफ कोर्स वो लिटिल फेरी डॉक्टर की दोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को कैसे भूल सकते थे, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग वीआईपी सीट्स में थे वो यहाँ पे बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आए थे। इस वजह से वो शुरुआत से ही एक एलीट दोजोंग और एक लेवल 6 एल्केमिस्ट को मतलब ओपन नहीं करना चाहते थे। अब व्हाइट हेयर ओल्ड मैन करीब 1 मिनट तक वेट करता है, लेकिन जब कोई भी वेट नहीं करता तो वो बस अपना शरीर हिला सकता था। पर वो जैसे ही अपने इस छोटे से हथेड़े को पकड़ने वाला था, मतलब पटकने वाला था, तभी हमें एक और आवाज सुनाई देती है। एक बंदा कहता है 3,10,000 गोल्ड कॉइन। इस आवाज को सुन के कई लोग स्टार्टल्ड हो गए थे, जिस वजह से लोग एक सरप्राइज वाले फेस से इस आवाज की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से कम्पीट क्यों करना चाहता है। इस बिट को सुन के जियान की आईब्राउज भी निट हो गई थी, लेकिन जब वो बिट को बोलने वाले की तरफ देखता है तो हम देखते हैं जियान के फेस पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन को आते हुए। इस समय जियान काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रहा था, क्योंकि जिसने ये प्राइस बोली थी वो जियान के लिए स्ट्रेंजर नहीं था, वो था एक्चुअली में जियान का सेकंड ब्रदर शाओली। अब इस अनएक्सपेक्टेड की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसने सोचा था कि ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने लगेंगे। इस समय सबके सामने शाओली के फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन शाओली भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि जिस समय उसने इस प्राइस को इंक्रीज किया था, शाओली जानता था कि इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से उसके रिश्ते खराब होने वाले हैं, लेकिन ये रूलर 2 टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब हालांकि शाओली ने कोई भी रूलर 2 टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो जियान का हमेशा ध्यान रखता था। वो जानता था कि जियान का फेवरेट वेपन एक रूलर है, और अगर यह टेक्निक जियान को मिल जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मार्जिन में इम्प्रूव हो जाएगी। इस वजह से काफी ज्यादा हेजिटेशन के बाद भी उसने इस मुंह को खोल दिया था, मतलब अपने मुंह को। हम शाओली के साथ एल्डर सुचियान को भी देख सकते हैं, उनके फेस पर भी इस समय हेल्पलेस स्माइल थी। वो जानते थे कि इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट को ओपन करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि इस एल्केमिस्ट को ओपन करने का मतलब है उस लड़की को भी ओपन कर देना। पर शाओली ये सब अपने छोटे भाई जियान के लिए कर रहा था। इस वजह से चाहे वो कितना भी हेल्पलेस फील कर रहे हो, पर वो भी शाओली को बिल्कुल भी नहीं रोकते, क्योंकि वो भी जानते थे कि जियान की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में इस रूलर टेक्निक का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस वजह से वो भी एक
लेवल 6 के एल्केमिस्ट को और एक दोजोंग को ओपन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जिसके ऊपर अब कई लोगों की नजर बनी हुई थी। हम देखते हैं जियान को अपना सिर हिलाते हुए, क्योंकि जब वो सोचता है कि सावली ने ये टेक्निक क्यों बाय करी है, तो वो समझ जाता है कि इतना बड़ा प्राइज वो जियान के लिए ही पे कर सकता है। अब क्योंकि सावली यहाँ पर फाइट करना चाहता है, तो जियान भी उसके साथ बिल्कुल ही कम्पीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई भी जीते, एट द एंड टेक्निक तो जियान के हाथों में ही आने वाली है। इस वजह से हम जियान को इस कंपटीशन से बाहर होते हुए देख सकते हैं। कई लोगों के एक्सप्रेशन एकदम से स्टन रह गए थे। वहीं पर जो लोग साओगेट से थोड़ी सी नफरत करते थे, अब वो सावली को काफी ज्यादा ग्लोटिंग नजरों से देखने लगते हैं। मतलब उन्हें लग रहा था कि सावली ने गलत पंगा ले लिया है, और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर ने सावली को अच्छे से ट्रीट किया था। अब इसकी हेजिटेटिंग से बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि उसका सोचना था कि साओगेट और लिटिल फेरी डॉक्टर अब साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकते। और अगर आपको यह वीडियो अभी भी अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जब सावली जियान के इस तरीके से चुपचाप बैठते हुए देखता है, मतलब सावली ने जब जियान को चुपचाप बैठते हुए देखा, तो पहले तो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, पर धीरे धीरे करके उसे ऐसा लगता है कि उसने गलत डिसीजन लिया है। और इसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि साओगेट के ऑलरेडी यहाँ पे कई एनिमीज हैं, और हम सावली और सूचियान के बीच थोड़ा सा डिस्कशन होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों की कन्वर्सेशन कुछ खास नहीं लग रही थी। क्योंकि भले ही सूचियान एक इलीट दोजोंग हो, फिर भी एक इलीट दोजोंग को ऑफेंड करना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब सावली के बिट करने के बाद किसी भी वीआईपी बॉक्स से कोई भी बिट नहीं करता, क्योंकि लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश थे कि साओगेट इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से ऑलरेडी दुश्मनी मोल ले चुका है, और वो इस जलती हुई कढ़ाई में बिल्कुल भी जंप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस समय 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुकी है, और जो भी इसमें हाथ लगाया उसके हाथ ऑलरेडी जलने वाले हैं। और इस वजह से फाइनली यह टेक्निक सावली को मिल जाती है। अब ऐसे धीरे धीरे करके इस ऑक्शन में और भी टाइम स्पेंड होने लगता है, और ऑफकोर्स टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे इसकी एटमॉस्फेयर भी राइज हो रहा था। मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर राइज हो रहा था। जो आइटम्स अब इस ऑक्शन में अपेयर हो रहे थे, उन्हें हम काफी ज्यादा हाई ग्रेड के आइटम्स बोल सकते हैं, और जो कि ऑफकोर्स काफी ज्यादा स्काई हाई प्राइस को डिमांड भी करते थे। अब इतनी खतरनाक प्राइस को पे करना किसी ऑर्डिनरी इंसान की बात नहीं है। इस वजह से कई लोग वेट एंड सी की टेक्निक को अप्लाई करते हैं, पर उनके लिए शो देखना भी काफी ज्यादा वर्थवाइल था, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी सीट्स वाले लोग इतनी खतरनाक तरीके से वेट कर रहे थे कि उनकी गर्दन स्टफ और उनके चेहरे बिल्कुल लाल हो चुके थे। इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक के बाद जियान ने काफी ज्यादा कम वेट करी थी, और वो सारी की सारी वेट्स बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के लिए थी, जिन्हें बिना कोई कंपटीशन के वो आराम से जीत लेता है। इस वजह से जियान के जब वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन पूरी तरीके स्पेंड हो जाते हैं, तब तक जियान की स्टोर ड्रिंक काफी अच्छी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से भर चुकी थी। पर सीन कुछ ऐसा था कि एक बार आइटम्स खत्म होते थे, तो हम यहाँ पर नए आइटम्स को दोबारा आते हुए देख सकते हैं, जिन्हें देख के कई बार जियान का सलाइवा भी बाहर आ जाता है। इस बार ब्लैक एम्पर सेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक स्टॉक को लेके आया है, पर फिर भी जियान का यहाँ पर आने का मोटिव कुछ दूसरा ही था। इस वजह से वो अपनी पिल्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जियान के इस ऑक्शन में आने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि उसे पता चला था कि यहाँ पे एक रैंक 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन का कोर मिलेगा, क्योंकि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी की इरप्शन का टाइम भी काफी ज्यादा क्लोज आता जा रहा है। और इस बार जियान इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ऑप्टेन कर लेता है, तो बस उसके पास वो लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट कोर ही बचेगा लेने के लिए। वहीं पर अगर जियान का लक और भी अच्छा जाता है, तो उसे वो रैंक 7 कोर इसी ऑक्शन में मिल सकता है। अब जियान चाहे कितने भी सपने देख ले, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग ही होती है, क्योंकि वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा एंशिएंट स्पीसीज से बिलोंग करता था। और अगर हम इसके लेवल 7 की बात को छोड़ ही दें, तब भी एक लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को पोजेस करता है, और वो अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है जो कि इंसानों से काफी ज्यादा क्लोज है। और फिर इस लेवल के मॉन्स्टर का मैजिकल कोर एक्वायर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है। ये सब सोच के जियान एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि ये ऑक्शन अपनी एंडी की तरफ बढ़ चुका था, पर अभी तक वो लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट कोर अपेयर ही नहीं हुआ था। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि जियान के इस एक्सप्रेशन को देख के समझ जाती है कि जियान इन दोनों आइटम्स को इसी ऑक्शन में ऑब्टेन करना चाहता है। वो उसके कानों में हल्की सी आवाज में कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एंशियंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें ऑलरेडी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की न्यूज मिल चुकी है, जिसे ढूंढना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। और स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को तो ऑलरेडी कई लोग जानते हैं, तो उसकी न्यूज भी हमें
जल्दी ही मिल जाएगी। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ नोट कर देता है। हम देख पाते हैं जियान को एक उम्मीदवारी नजरों से ऑक्शन की स्टेज पर देखते हुए। अब क्योंकि इस ऑक्शन का एंड और ज्यादा क्लोज आता जा रहा था, तो अब ऑक्शन आइटम अपेयर होते हैं। वो मोस्टली हैवी वेट आइटम्स ही थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस आइटम का ऑक्शन हो रहा था वो एक स्क्रॉल था जिसका नाम था डार्क शैडो स्केल, और ये एक डी क्लास का मिडिल लेवल का डार्कनेस इन्फिनिटी का मेथड था। अब हमें ये बात तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कोई मेथड और डी क्लास की डाउ टेक्निक में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कोई भी डाउ टेक्निक में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पर कोई मेथड होता है। अब इसका सीधा एग्जांपल डार्क शैडो स्केल से ही ले लो, क्योंकि इसे ऑप्ट इन करने के लिए कुछ लार्ज फैक्शन इसका प्राइस ऑलरेडी 8 मिलियन तक खतरनाक तरीके से बढ़ा चुके थे। और जिस तरीके से ये मूवमेंट लग रहा था, यहाँ पे हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि हाल फिलहाल रुकने वाला है ये। अब इस क्वी मेथड की स्ट्रेंथ को देखते हुए हम चलें तो इस तरीके की प्राइस कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जियान को ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक मिली थी, जो कि एक डी क्लास की लो लेवल की एजिलिटी की डो टेक्निक है, तब इसका प्राइस भी इसी के अराउंड पहुंच चुका था। वो तो जियान की किस्मत अच्छी थी कि शाओली ने उसके लिए 6 जॉइंट बॉडी रोल फ्लोइंग टेक्निक खरीद ली, क्योंकि इसके लिए 3,01,000 गोल्ड कॉइन बिल्कुल भी ज्यादा प्राइस नहीं थी। अगर ये रूलर टेक्निक एक डी क्लास की टेक्निक नहीं होती तो इसको 3 मिलियन में खरीदना बिल्कुल डे ड्रीम जैसा होता। अब खैर, इस सो कॉल्ड डार्क शैडो स्किल में जियान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जियान ऑलरेडी फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करता था और इसके लिए अपने इस क्वी मेथड को चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी इस क्वी मेथड की क्लास को देख के जियान को भी अपने फ्लेम मंत्रा से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगी थी, क्योंकि अब जियान का फ्लेम मंत्रा इस लेवल पे इन्वॉल्व करेगा तो जियान की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ने वाली है और इसके लिए ब्रेक थ्रू करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब अगर जियान चाहता है कि उसका फ्लेम मंत्रा इन्वॉल्व करे तो उसे और भी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स को सोले करना होगा। अब इस हार्श कंडीशन में जियान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। जियान जब हेवनली फ्लेम्स के बारे में सोचता है तो उसे उसमें फ्रेगमेंट के बारे में याद आता है, जो कि जियान की अभी भी स्टोरी रिंग में पड़ा हुआ था। अब इन तीनों मैप के पीस में जियान को कोई भी क्लू नहीं मिलता है, और स्पेशली वो इतना ज्यादा लकी भी नहीं था कि कहीं ऐसे ही चलते फिरते उसे एक और लास्ट फ्रेगमेंट मिल जाए। जियान कहता है, लगता है मुझे चीजें समय आने से पहले ही मिलेंगी, फिर भी मैं फर्स्ट एल्डर सूचियान को तो पूछ ही सकता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल है, और इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि सूचियन को हेवनली फ्लेम्स के बारे में पता ही होगा। इस समय जियान को अपने मास्टर याओलाओ की काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि भले ही जियान की स्ट्रेंथ इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि उसे जनरली मास्टर याओलाओ की स्ट्रेंथ की जरूरत ना पड़े, पर जियान की नॉलेज उसके मास्टर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती। जहाँ पे अलग अलग जगहों के बारे में अलग अलग सीक्रेट छुपे हुए हैं, अब भले ही यहाँ पे जियान 1-2 लेवल के एक्सपर्ट बन गया हो, और जियान भले ही चुनून एम्पायर, जियामा एम्पायर और ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी ज्यादा टाइम घूम चुका हो, फिर भी इन तीनों को पूरे दुई कॉन्टिनेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सच में काफी ज्यादा छोटे हैं ये तीनों एम्पायर। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि शायद अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। हम सब इस समय उसकी मुट्ठी को टाइट होते हुए देखते हैं, क्योंकि जियान अगर सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था तो उसे हर एक रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा दुई कॉन्टिनेंट ही उसकी टीयर स्टेज है, जहाँ पे जियान को वो पावर मिल सकती है जिससे वो उस मिस्टीरियस हॉल ऑफ सोल से कम्पीट कर सके। और ये सब करने के लिए उसे पूरी दुई कॉन्टिनेंट में चारों तरफ घूमना फिरना पड़ेगा। हम अभी जियान की आंखों में एक ग्रीन कलर की फ्लेम को फ्लैश होते हुए देखते हैं, क्योंकि इस दुई कॉन्टिनेंट में जियान को घूमने की इच्छा काफी टाइम से थी और वो समय आ गया था कि जियान इसको फुलफिल करे। ऑफ कोर्स ये करने से पहले जियान को कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, और अब जियान जब अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी हमें एक आवाज आती है, 9,700,000 गोल्ड कॉइन। और इस आवाज की तरफ जब जियान अपने सपनों से बाहर आता है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये डार्क शैडो स्केल ऑलरेडी परचेस की जा चुकी है। अब इस 9,700,000 गोल्ड कॉइन की प्राइस को देख के जियान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इस प्राइस की कोई भी ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। जहाँ पे ये बिट इशू हुई थी, जियान की नजर वहाँ पे चली जाती है। तभी जियान को दिखाई देता है एक ओल्ड मैन, जिसकी नोज किसी ईगल की जैसी थी और इसके बालों का रंग था ग्रे। जब जियान इस ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन को देखता है तो हम देखते हैं उसकी आंखों को थोड़ा सा नहरे होते हुए। इसे देख के जियान एक सरप्राइज फील कर रहा था, क्योंकि ये ओल्ड मैन वही इंसान था जिसका ऑरा डिटेक्ट करने में जियान को परेशानी हो रही थी। जियान कहता है कि आई वंडर ये किस फैक्शन को बिलोंग करता होगा। खैर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये कहीं बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आया होगा। खैर, इस ओल्ड मैन ने भी जियान की इन नजरों को थोड़ा सा सेंस कर लिया था। अब हम देखते हैं उस इंसान को जियान की तरफ देखते हुए, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि जियान उसकी तरफ देख रहा है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। अब ऑल्दो जियान ने यहाँ ब्लैक कलर की रोब पहनी हुई थी जिसे उसका फेस कुछ क्लियर नहीं था, पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को साइड में देख के समझ गया था। हम उसे लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान की तरफ एक नोट करते हुए देखते हैं। वहीं पे इस ओल्ड मैन की सेंसेस
को देख के जियान भी चौंक गया था। जियान कहता है कि इसकी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हैं। अब जियान का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डेंस हो गया था, क्योंकि अगर ये इंसान एक एलीट दोजोंग नहीं है तो इसके पास काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्किल है, नहीं तो ऐसे ही कोई भी इंसान जियान को इस तरीके का डेंजर फील नहीं करवा सकता। अब इसके बाद जियान वहाँ से अपनी नजरों को विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है इस बार सच में इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया है और इतने सारे लोगों से इसे स्नैच करना जियान को सच में यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तभी हमारा ध्यान जाता है इस ऑक्शन स्टेज पे, जहाँ पे अब तक बोलने की वजह से उस ओल्ड मैन के फेस पे थोड़ा सा पसीना आ गया था। वो अपने पसीनों को पोंछते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि जो अगला आइटम ऑक्शन होने वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन को पोजेस करता है। और जैसे ही वो अपने हाथों को वेव करता है, हम देखते हैं उसके पैर के पास ग्राउंड को सेपरेट होते हुए, जहाँ पे एक भारी भरकम सा इंसान एक बड़ी सी चीज को लेके आ रहा था। अब इस बड़े से इंसान को देख के लोग काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर गए थे और ऑफ कोर्स इन लोगों में जियान भी था। तभी हमारा ध्यान जाता है साइड में जिया पे, जो आगे की हवा को स्मेल करके कहती है ये तो एक डेड बॉडी की स्मेल है। और ये सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वहीं पे ये ओल्ड मैन जब इस आइटम को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था तो हम देखते हैं उसे जोर जोर से हाँफते हुए, और जब वह ओल्ड मैन उसके ऊपर से कपड़े को हटाता है तो हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही बड़ी सी कॉर्प्स, जिसका साइज करीब 100 फीट से ज्यादा ही होगा। इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी का साइज सच में काफी ज्यादा बड़ा था और इसे हमें देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा टाइम से डेड पड़ी हुई है, मतलब ये डेड बॉडी, क्योंकि इसके सारी की सारी बोन्स और फ्लैशेस पूरी तरीके से ड्राई हो चुके थे। वहीं पे जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान को अट्रैक्ट करती थी वो थे उसके लार्ज विंग्स, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, मतलब उनकी बोन्स ही दिख रही थी। पर ये दोनों पंख काफी ज्यादा अजीब थे। इन्हें ध्यान से देखें तो ये एक जेम जैसी फीलिंग दे रहे थे, जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सी लाइट इमिट हो रही थी। और कोई शार्प आई साइड वाला इंसान ये बता देगा कि इन पंखों के अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी कैद हो रखी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि इतने टाइम से डेड होने के बाद भी एनर्जी यहाँ स्कैटर नहीं होती है। यह बात एक चीज को क्लियर कर देती है कि जब भी ये बीस्ट जिंदा होगा इसकी रैंक काफी ज्यादा रही होगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन पे। वो आगे बोलता है कि इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्स हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट के डिसाइपल्स को जंगलों में मिली थी, और जब हमारे सेक्ट लीडर इसका अप्रेजल कर रहे थे, मतलब अप्रेजल का मतलब होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानना, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये बीस्ट अपने टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ये लेवल 7 से लेवल 8 में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। और जब उस ओल्ड मैन की आवाज चारों तरफ फैलती है तो हम इस ऑक्शन के ग्राउंड में काफी शोर को सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी एक ऐसे बीस्ट की जो कि लेवल 7 से लेवल 8 में एडवांस होने वाला था। वहीं पे लेवल 8 का सीधा कंपैरिजन हो सकता है एक दो जोन से, मतलब दो जोंग लेवल के वॉरियर से। लोगों के दिमाग में यह सवाल था कि जब कोई मैजिकल बीस्ट लेवल 7 से लेवल 8 तक पहुंचता है तो उसके जीने की ड्यूरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इसकी मौत का कारण क्या है। इस समय जियान भी काफी ज्यादा ध्यान से इस ऑक्शन स्टेज की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स रखी हुई थी। जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है सीधे उस जेम्स लाइक विंग पे। हम जियान की आंखों में एक लाइट को फ्लैश होती हुई देखते हैं। जब जियान अपनी ब्लैक रोब से अपने हाथों को बाहर निकालता है तो हमें उसके हाथ दिखाई देते हैं, और जियान जैसे ही अपने हाथों को बाहर निकालता है तो हमें दिखाई देता है जियान के हाथों में एक स्क्रॉल, जो कि गोल्डन कलर का था। ये वही स्क्रॉल था जो कि क्वीन मेडुसा ने उस सेक्ट लीडर से ऑब्टेन किया था, जो कि डाउजोंग लेवल पर था, और वो अपने पंखों की मदद से उड़ रहा था डाउजोंग पर होने के बावजूद। और इसकी खास बात यह थी कि ये फ्लाइंग टेक्निक को मैन्युफैक्चर करती थी, मतलब किसी भी फ्लाइंग टेक्निक को ये स्क्रॉल बना सकता था। जियान के हाथों में आने के बाद जियान इसे कई बार प्रैक्टिस भी कर चुका था, जिसकी वजह से जियान को अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी थी। इस दो टेक्निक के कुछ ऐसे पॉइंट भी थे जो कि काफी ज्यादा यूनिक थे। इसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद एक अलग ही तरीके की इन्वॉल्व फ्लाइंग टेक्निक कहा जा सकता था, क्योंकि इसकी सारी स्ट्रेंथ इसके इंग्रेडिएंट से डिटरमाइन होती थी। अगर जियान अपने इन विंग्स को बनाने के लिए हाई इंग्रेडिएंट का यूज करता है तो उसके विंग्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि ये विंग्स सिर्फ इंग्रेडिएंट पर ही डिपेंड करते थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जियान के पास काफी हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट अभी नहीं थे, और इन्हें बनाने के लिए काफी हाई इंग्रेडिएंट का यूज करना पड़ता है। इसलिए जियान के पास इसका स्क्रॉल रखा था, लेकिन वो इसका यूज ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो मौका आ गया है जब इनका जियान यूज करे। अब यहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस मैजिकल बीस्ट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और जियान जब अपनी स्पिरिचुअल पावर को इसके विंग्स की तरफ डालता है तो इसके विंग्स में से जियान को काफी स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है, जो कि इस बीस्ट के मरने के बाद भी इससे खत्म नहीं हुई थी। अब जियान इसे देखकर थोड़ा स्ट्रेंज फील करता है। अब जियान थोड़ा तो विश्वास करने लगा था इस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन की बातों पर। इसके बाद जियान आजू बाजू देखने लगता है, जिस पर वो उसका ध्यान जाता है जिया पे। जिया इस मैजिकल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। जियान जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। अब जिया इस पर कहती है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इस मैजिकल बीस्ट को देखकर काफी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस मैजिकल बीस्ट से पहले नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे इससे काफी बड़ी दुश्मनी फील हो रही है। अब ये प्रेशर सीधा जियान की ब्लड
ब्लड लाइन से हो रहा था इमेट। अब यहाँ पर जैसे जियान देखता है कि जिया काफी ज्यादा गुस्से में है, तो जियान उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ कहता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप इस मैजिकल बीट से है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं है ये। अब जिया ये सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि पेरेंट्स होंगे तुम्हारे, मेरे तो यहाँ पर ये दुश्मन ही लगेंगे। अब ये सुनकर जियान थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर जिया के ये पेरेंट्स होते तो जिया इसे कभी रिफाइन करने नहीं देती। इस बॉडी को देख के जिया को एक अलग ही डिस्कम्फर्ट हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि ये बीस्ट जिया का नेचुरल एनिमी हो। ऑफ कोर्स ऐसा दोनों पार्टीज को सेम फील होने वाला था, पर सीन यहाँ पर ये था कि ये मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी काफी टाइम से मर चुका हो। जब जिया की बात जियान सुनता है तो हमें उसके फेस पर एक रिलीफ आते हुए देखते हैं कि चलो सब कुछ ठीक है। जियान सोचता है चलो तुम्हें मैं यहाँ पर एक भयंकर बात बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि ये मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीशीज के बिलोंग करता है, जो कि डेफिनेटली जिया के क्लैन का भी दुश्मन है। और ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जियान इसके जब विंग्स रिफाइन करेगा तब इसके विंग्स के कारण जियान बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा और तभी जियान को प्रोटेक्शन देने आएगा जिया का क्लैन। खैर ऑफकोर्स तुम्हारा भाई स्टोरी को कंप्लीट करेगा तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियान जिया से कहता है कि तुम्हें शायद ऐसा इसलिए फील हो रहा है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इससे थोड़ी वीक है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट की सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होती हैं। ये सुन के जिया भी एक डिप्रेस टोन में हाँ बोल देती है, लेकिन अभी भी जिया की आंखें उस बीस्ट को घूरे जा रही थी। खैर इस अनयूजुअल आइटम ने अपनी तरफ काफी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था और उसका सिंपल रीजन यह था कि ये बीस्ट लेवल 7 से लेवल 8 में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। अगर हाइपोथेटिकली ये बीस्ट यहाँ पे जाग जाता है तो ये बात तो पक्की है कि इस ऑक्शन में मौजूद सारे के सारे लोग एकदम दुम दबा के भागने लगे, क्योंकि एक दो जोन पे जाके लोगों को समझ में आ गया था कि एक लेवल 8 का बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। खैर अच्छी बात ये थी कि इस बीस्ट की लाइफ लाइन यहीं पर समाप्त हो जाती है और कई प्राइवेट फैक्शंस के बीच कई प्राइवेट डिस्कशन भी हो रहे थे, पर इस डेड बॉडी में जो भी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे वो थे डीमन फ्लेम वैली के लोग। जब वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन ये सब डिस्कशन को सुनता है तब वो समझ गया था कि उसके ब्लैक एम्पर सेक्ट का अब अमीर होने का टाइम आ गया है, और इसका सिंपल रीजन यह था कि अब वही लोग बचे हुए हैं जो सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को पोजेस करते थे। वो कहता है जब हमें इस मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी मिली थी हमें इसे पूरी तरीके से प्रिजर्व कर रहे थे, क्योंकि हमने इसका किसी भी पार्ट को हाथ नहीं लगाया। मतलब ये मैजिकल बीस्ट के हमने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ब्लैक एम्पर सेक्ट ने इसे टच भी नहीं किया है, और इसी रीजन की वजह से हमें भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। ये बात सुन के तो और भी क्लियरिटी हो जाती है कि ब्लैक एम्पर सेक्ट ने यहाँ पर इस मैजिकल बीस्ट पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। और इसके बाद वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन कहता है कि हमें नहीं पता इस मैजिकल बीस्ट के अंदर कौन सा कोर निकलेगा, लेवल 7 या लेवल 8। मेरा अनुमान है कि लेवल 7 का जल्दी निकलेगा अगर इससे कोई निकालना चाहे तो, और हमें भी पता नहीं, कंफर्मेशन ये नहीं है कि निकलेगा ही निकलेगा। यह व्हाइट हेयर ओल्ड मैन की बात सुनकर तो वहाँ पर एक साइलेंस छा जाता है, क्योंकि भाई ये सब लोग सिर्फ मैजिकल बीस्ट के कोर के लिए ही यहाँ पर इतनी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसका तो कंफर्मेशन ही नहीं है। तभी उसी भीड़ में से एक बंदा कहता है कि अबे बकवास करना बंद कर, चल जल्दी इसका प्राइस बता। लेकिन जब हमारे ध्यान जाता है यह आवाज प्राइवेट सीट से आई थी। ये आवाज सुनकर उस बुड्ढे की स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो जानता था कि ऑक्शन में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसके बाद वो बुड्ढा कहता है कि हम इसे गोल्ड कॉइन में एक्सचेंज नहीं करने वाले हैं, हमें इसे एक्सचेंज करने के लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ देनी होगी आप लोगों को। मतलब जब आप लोग कोई भी हमें वैल्यूएबल चीज़ देंगे तभी हमें इसे एक्सचेंज करेंगे। अब ये सुनकर तो पूरा माहौल शांत हो जाता है। कोई भी यहाँ पर इस घटिया सी चीज़ के लिए बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये बुड्ढा थोड़ा पसीने से लथपथ होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज तो उसकी नौकरी गई और अलग से पनिशमेंट मिलेगी वो अलग। इसलिए वो सोचता है कि अब तो मैं गया, अब तो मुझे ब्लैक एम्पर सेक्ट के सेक्ट मास्टर पनिश करेंगे। इसके बाद वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ से एक VIP रूम से एक बंदा उठता है। वो कहता है एक माइटी हुआंग पिल और एक दाओ स्प्रिट पिल। अब ये सुनकर वहाँ पर साइलेंस छा जाता है, क्योंकि ये बंदा क्या बोल रहा है और ये है कौन। अब ये इसका जवाब तो आपको अगले वीडियो में ही मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। देखो ये जो वीडियो था ये विदाउट एडिटिंग था, एडिटिंग के साथ ये और भी अच्छा लगता, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि एपिसोड इतना लेट आया, मतलब बिना टाइम के बनाया गया है। इसलिए भाई वीडियो को देखो, बस सुन के ही आप लोग अपने माइंड में इसके सीन्स को क्रिएट कर सकते हो। आपके पास इतनी पावर है और मेरे पास भी, खैर वो सबके पास रहती है। थैंक यू।